क्यों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक अंग्रेज विद्वान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत आकर मैथिली भाषा का पहला व्याकरण लिख दिया था। इस महान विद्वान का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है जिसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। ये एक बहुत संभ्रांत और पढ़ाकू परिवार से आते थे, और शुरू से इनकी रुचि भारतीय भाषाओं में थी। इसलिए ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में भी इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। साथियों, उस जमाने में इंग्लैंड में जो सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा थी, वो परीक्षा आईसीएस की परीक्षा थी। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसे अब आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईसीएस की परीक्षा में सारे प्रतिभाशाली लड़के बैठते थे, और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लड़के लड़कियां आईसीएस बन सकते थे। ऐसे उसका परीक्षा केंद्र सिर्फ लंदन ही पड़ता था, इसलिए आम लोगों के लिए उस परीक्षा में बैठना काफी मुश्किल था। आप जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस का भी सिलेक्शन आईसीएस में हुआ था, लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, बहुत तेज थे, वो आईसीएस बन गए, और उसके बाद पानी के जहाज पर बैठकर हिंदुस्तान पहुंच गए। ये सन 1871 की बात है, 1871 की बात है। भारत में जॉर्ज ग्रियर्सन की तैनाती बंगाल सूबे में हुई। उस समय का जो बंगाल सूबा था वो बहुत बड़ा था। आज जो 4 राज्य हैं पूर्वी भारत के, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, चारों उसके हिस्से थे, और आज का जो बांग्लादेश है वो भी उसका हिस्सा था। तो उतने बड़े बंगाल सूबे में ग्रियर्सन की तैनाती हुई। अब ये जो ग्रियर्सन थे, वो सूबे में जिस जगह जाते वहां की लोक संस्कृति, लोक भाषाओं पर रिसर्च करने लगते। तो उनकी नियुक्ति बिहार के भी कुछ हिस्सों में हुई, जैसे कि गया में, पटना में, और उसके बाद उन्होंने बिहार पर भी काफी ज्यादा अध्ययन किया। उन्होंने बिहारी किसानों पर एक किताब लिखी कि एक बिहारी किसान जो होता है उसका जीवन कैसा होता है। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू मैथिली लैंग्वेज, मतलब मैथिली भाषा का एक परिचय। इसके अलावा उन्होंने किताब लिखी, ए हैंडबुक ऑफ कैथी कैरेक्टर्स। आप जानते हैं कैथी एक लिपि हुआ करती थी। इसमें पुराने जमाने में जमीनी दस्तावेज लिखे जाते थे। अभी हाल में जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ था, तो कैथी लिपि बहुत चर्चा में आ गई थी, क्योंकि पुराने जो जमीन के दस्तावेज है वो कैथी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो इस पर भी ग्रियर्सन ने एक हैंडबुक लिखा। इसके अलावा उन्होंने, कहते हैं, मैथिली का पहला व्याकरण लिखा सन 1881 में, और एक किताब उन्होंने लिखी, 7 ग्रामर्स ऑफ डायलेक्ट्स एंड सब डायलेक्ट्स ऑफ बिहार। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिख डाली। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं दिनों यूरोपीय एक शहर है यूरोप का, वियना, वहां दुनिया के बड़े बड़े भाषा विज्ञानियों की बैठक हुई, और उन लोगों ने कहा कि भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम ठीक से नहीं हुआ है, इसको करना चाहिए। अब उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ब्रिटिश शासन ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो कि भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करेगा। और चूंकि जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत बड़े भाषा विज्ञानी थे, भाषाविद थे, इसलिए उसका जिम्मा ग्रियर्सन को दिया गया। अब जो ग्रियर्सन साहब थे वो एकदम उसमें, समझिए, जी जान से जुट गए, और जुटे तो ऐसा जुटे कि 1903 में उनके रिटायरमेंट के बाद भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो छपा,
वो 21 खंडों में छपा, 21 वॉल्यूम्स में छपा। इतना लंबा चौड़ा सर्वेक्षण था वो। और उसमें भारत की 179 भाषाओं और 544 बोलियों का जिक्र किया गया है। अब ये जो भाषाई सर्वेक्षण ग्रियर्सन ने किया, इसका उन्होंने एक बहुत रोचक तरीका अपनाया। वो क्या करते थे कि विभिन्न क्षेत्रों में वो जो उनके मातहत लोग थे, मातहत अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको वो बाइबिल की एक एक कहानी भेज देते थे और कहते थे कि जो भी कोई भाषा दिखे, कोई बोली उस इलाके में हो, उसमें अनुवाद करके बाइबिल इसकी इस कहानी को मेरे पास भेजा जाए। तो इस तरह से देश की सैकड़ों भाषाओं और बोलियों में बाइबिल की उस कहानी का अनुवाद हुआ और उससे ये भी पता चला कि ये भाषाएं और बोलियां अभी भी प्रयोग में लाई जा रही हैं। साथियों, ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी भाषा के भी, और इन्होंने बिहारी लाल के सतसई का संपादन किया। आप में से जो हिंदी साहित्य के जानकार होंगे वो जानते होंगे बिहारी लाल रीतिकाल के कवि थे। हम लोग बचपन में स्कूल में बिहारी के दोहे पढ़ा करते थे और उनका एक सतसई जिसमें 700 उनके दोहे हैं, वो बिहारी का एक काव्य संग्रह है, उसका संपादन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इसके अलावा उन्होंने तुलसीदास पर एक किताब लिखी, नोट्स ऑन तुलसीदास, और तुलसीदास की महानता से बाहरी दुनिया को परिचित कराया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पद्मावत का भी संपादन किया। आप जानते हैं पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। बहुत बड़े हिंदी कवि थे, जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी कहलाते थे। और उसमें जो महारानी पद्मावती है उनकी जीवनी लिखी गई है। ये जो ग्रियर्सन थे, इन्होंने कश्मीरी भाषा का भी शब्दकोश तैयार किया। कश्मीरी भाषा क्या आप कह सकते, जिसको डिक्शनरी कहते हैं, उसके उन्होंने हजारों शब्द इकट्ठे किए और उसका शब्दकोश तैयार किया। हिंदी साहित्य को इन्होंने अलग अलग कालखंडों में बांटा। जैसे अभी भी आप यदि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाइए तो आप पढ़ेंगे कि एक रीतिकाल था, एक भक्ति काल था, एक ये था, एक वो था, अलग अलग काल उसके रहे हैं। तो उन्होंने खंडों में बांटा, काल खंडों में हिंदी साहित्य को बांटा। हिंदी के अंदर उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की हिंदी है, एक माध्यमिक पहाड़ी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी और फिर बिहारी। इस तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाओं की बहुत ज्यादा सेवा की। जैसा मैंने बताया आपको, 1903 में वो रिटायर कर गए, वो सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्ति के बाद वो फिर पानी का जहाज पकड़ के इंग्लैंड वापस चले गए। पानी के जहाज से मुझे याद आया कि उन दिनों हवाई जहाज तो चलता नहीं था। तो इंग्लैंड से भारत आने के लिए पहले क्या होता था, यदि आपको मानचित्र थोड़ा बहुत याद होगा, भूगोल याद कीजिए, तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर को छूते हुए भारत आना पड़ता था पानी के जहाज से। लेकिन 1869 में, यानी कि ग्रियर्सन के आईसीएस बनने के 2 साल पहले, स्वेज नहर बन के तैयार हो गया। ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है, और इसके बाद इंग्लैंड और भारत की दूरी बहुत घट गई पहले की तुलना में। घटने के बावजूद अभी भी पानी के जहाज से कई हफ्ते लगते थे। तो फिर वो पानी के जहाज से बैठ के इंग्लैंड लौट गए और 1912 में ग्रियर्सन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। ब्रिटिश सम्राट ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। नाइटहुड का मतलब ये होता है कि आप अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं। इसके बाद वो सर जॉर्ज ग्रियर्सन कहलाने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े लोगों को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वो सर रविंद्रनाथ टैगोर बन गए थे, लेकिन बाद में जालियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। तो साथियों, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे थे और उनके योगदान को आज भी लोग याद करते हैं। अभी 1-2 रोज पहले ही, कल की ही बात है, पटना में भी एक मिथिला भवन है राजेंद्र नगर में,
उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मैथिली के बड़े-बड़े विद्वान आए। साहित्य अकादमी के तत्वावधान में वो गोष्ठी हुई थी और उसमें भी लोगों ने याद किया जॉर्ज ग्रियर्सन को कि वो अंग्रेज विद्वान ने आकर मैथिली की कितनी ज़्यादा सेवा की थी। संयोग से मैं भी दरभंगा का ही रहने वाला हूँ, मिथिला का ही रहने वाला हूँ। बचपन से लेकर बड़ा मैं दरभंगा हुआ। मेरे घर में भी लगभग सारे लोग मैथिली ही बोलने वाले हैं। मेरे माँ-बाबू जी भी आपस में मैथिली में ही बात करते हैं। और पहले तो मैथिली को एक अलग भाषा का नहीं जैसा दर्जा था, लेकिन कुछ साल पहले मैथिली को संविधान की अष्टम सूची में शामिल कर लिया गया, यानी कि एक आधिकारिक मान्यता उसको हो गई भारतीय भाषा के रूप में। इसमें भी जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। जो उन्होंने काम किया मैथिली के लिए, उसके लिए ही उसकी वजह से मैथिली को भी अष्टम सूची में प्रवेश करने में मदद मिली। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।